पराक्रम दिवस पर आदि शौर्य कार्यक्रम में हिंद के जाबाजों ने अपने पराक्रम का प्रशासन किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर कल 2 दिनों के इस कार्यक्रम का आगाज दिल्ली में हुआ। आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम में हिंद के वीरों का शौर्य। ये हिंद के शौर्य का शंखनाद है। जाबाजों के पराक्रम की गूंज है। देश के वीरों के शौर्य और पराक्रम का गवाह बन रहा है दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर आदि शौर्य दिवस के इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के जवान अपना दम दिखा रहे हैं। सोमवार को सुभाष चंद्र बोस के जीवन की कुछ झलकियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। स्टेडियम में दिखाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया गया। कलकत्ते में चितरंजन दास नए जोश से जुड़ा स्वराज से आती न गुलाबी उसको रास। तीनों सेनाओं के जवान जब कदमताल करते हुए स्टेडियम में पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। बाइक पर सवार सैनिकों की एंट्री होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारतीय नौसेना और वायुसेना के मार्चिंग बैंड ने शानदार धुनों के साथ कार्यक्रम में नया जोश भर दिया। नौसेना के इस सिम्फनी बैंड में 125 नौसैनिक शामिल थे। बैंड की परफॉर्मेंस में ड्रम बीट्स का खास इस्तेमाल किया गया। इसके बाद वायुसेना के मार्चिंग दस्ते पर सभी की निगाहें टिक गईं। संगीत की धुन पर एयर वॉरियर की इस टीम ने कमाल के करतब और हुनर का प्रदर्शन किया। अपनी राइफल पर इन सैनिकों का कंट्रोल देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक हैरान रह गए। इस स्टेडियम में जिस तरीके के हालात हैं, पहले वो आप देखिए। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। आदि शौर्य यानी कि शौर्य की वो गाथाएं जिनको लोग जानते हैं और सुनना चाहते हैं। हमारी सेनाओं की वो गाथाएं। वायुसैनिकों के बाद सेना के घुड़सवारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इन अश्व योद्धाओं ने दिखा दिया कि घोड़े पर सवार होकर पूरी रफ्तार से ये दुश्मन पर निशाना लगाने में सक्षम है। हिंदुस्तान के पास अश्व युद्ध कौशल की हजारों साल पुरानी विरासत है। इन कार्यक्रमों में इन वीर योद्धाओं ने उसी हुनर का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना के अश्व योद्धा किस तरीके से कार्यकुशलता और किस तरीके से कुशलता दिखा रहे हैं, जरा देखिए एक नजारे के तौर पर। आपको घोड़े पर सवारी करते हुए इस समय भारतीय सेना के जवान नजर आ रहे होंगे। इनको अश्व योद्धा भी कहते हैं और शायद इनकी सटीकता का कोई तोड़ नहीं। जिस तरीके से ये लोग सटीकता के साथ निशाना लगाते हैं, जिस तरीके से ये लोग निशाने को बिल्कुल सेट कर देते हैं और ये समझा देते हैं कि आखिर कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं। देखिए किस तरीके से पहली बार दूसरा निशाना लगाया और उसके बाद ये तीसरा निशाना ये समझाता है कि किस तरीके से कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जब यह अश्व योद्धा दौड़ता है, ये सोचता है कि दुश्मन को किस तरीके से निस्तेनाबूद करना है। उसके बाद इसकी सटीकता अपने आप में सही निशाना लगाती है दुश्मन के ऊपर और दुश्मन चारों खाने चित हो जाता है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के जवानों ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मन को परास्त करने के हुनर से सभी को हैरान कर दिया। कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा रहा सेना के बाइकर्स के नाम। इन बाइकर्स ने अपने हैरत अंगेज करतब से दर्शकों का दिल जीत लिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जब मलखंभ पर
ताकत और संतुलन का अद्भुत प्रदर्शन किया तो देखने वाले दंग रह गए। मलखंभ पर ये हुनर हासिल करने के लिए इन जवानों ने बरसों मेहनत की है। यहाँ पर करतब दिखाते हुए नजर आ रहे होंगे। पहली लाइन को देखिए आप, दूसरे मलखंभ ग्रुप को देखिए और महाराष्ट्र रेजिमेंट के तीसरे ग्रुप को आप देखिए। शायद यही वजह है कि एकरूपता के साथ विश्वास जगाते हुए, ये समझाते हुए कि चाहे कैसे भी हालात आए हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही बात तो समझाती है कि युद्ध के मैदान में बड़े ही विपरीत हालात होते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में भरोसा करना बेहद जरूरी है। और शायद इन तस्वीरों के माध्यम से विश्वास की, भरोसे की इससे बढ़िया तस्वीर आपको नहीं मिल सकती। मलखंभ के जरिए लगातार नए नए आसन दिखाकर, नए नए करतब दिखाकर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब साथ में हैं। अगर युद्ध के मैदान में हालात खराब होते हैं तो भरोसा हमारा इतना एक दूसरे पर है कि हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। मलखंभ के दम के बाद बारी थी गोरखा रेजिमेंट की। हाथों में खुकरी लिए इन जवानों ने लोकगीत की धुन पर अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दिया। अगर मुकाबला आमने सामने हो जाए तो हिंदुस्तान के ये लड़ाके किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही परास्त कर सकते हैं। ये वीर योद्धा गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट हैं। गोरखा रेजिमेंट के बाद सिख योद्धाओं ने तलवारबाजी में अपने हुनर का लोहा मनवाया। आंखों पर पट्टी बांधकर जब इस योद्धा ने तरबूजों पर सटीक निशाना लगाया तो ये नजारा देख लोग हैरत में पड़ गए। सिख योद्धाओं के बाद कलियारी पट्टू के तलवारबाजों ने सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा सेना के बाइकर्स के नाम था। सेना के इन जवानों ने बाइक पर अद्भुत संतुलन का प्रदर्शन किया। इन जवानों के हैरतअंगेज करतब देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक रोमांच से भर गए। इंडियन आर्मी के जवानों को देखिए जरा, किस तरीके से मोटरसाइकिल पर एक से बाद एक करतब आपको यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये करतब ये समझाते हैं कि भरोसा एक दूसरे पर, मोटरसाइकिल को एक तरीके से अपने हथियार के तौर पर यूज करना, और अगर युद्ध क्षेत्र में जल्दी से पहुंचना हो और एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पांच लोगों को एक ही मोटरसाइकिल पर चलना हो तो ऐसे में कैसे वो जाएंगे। जिस भरोसे की बात मैं कर रहा था उस पर भी देखिए आप, यहाँ पर करीब 12 से ज्यादा इंडियन आर्मी के जवान इसी बाइक पर सवार हैं। इसे डबल बार फाउंडेशन बोलते हैं। और पराक्रम दिवस के शुभारंभ के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार रिपब्लिक डे कई मायनों में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर एक खास दस्ता होगा महिलाओं का, जिनका दम न केवल ये देश बल्कि पूरी दुनिया देखेगी, जो भारतीय महिलाओं के साहस और पराक्रम की गवाह बनेंगी। फिर चाहे वो महिलाओं का ऊंट दस्ता हो या फिर मोटरसाइकिल के साथ हैरतअंगेज कारनामा। सजी धजी वर्दी, ऊंट पर सवार, हाथों में हथियार। ये बीएसएफ महिला जवानों का पहला जत्था है। इनका जज्बा, जुनून और बुलंद हौसला दुश्मन के हौसले पस्त करने वाला है। बदलते भारत की ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें पुरुष जवानों के साथ महिला ब्रिगेड बराबर कदम ताल कर रही है। वो भी दुनिया के इतिहास में पहली बार, क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी पर निकलने वाले कैमल दस्ते में पुरुष जवान ही रहते आए हैं।
इससे पहले इस महिला दस्ते की सीमा सुरक्षा पर पेट्रोलिंग की तस्वीरें पहले भी आ चुकी है। इस महिला ऊंट दस्ते में 20 से ज्यादा बीएसएफ की महिला पर्सनल सवार होंगी, जो बीएसएफ के पुरुष कैवल कंटिंजेंट में इस भव्य परेड में हिस्सा लेंगी। इससे पहले यह महिला दस्ता पहली बार अमृतसर में आयोजित हुई बीएसएफ की रेजिंग डे परेड में हिस्सा ले चुकी है। अब बारी कर्तव्य पथ की है। इस मौके पर न सिर्फ जत्था देखने के लायक होगा, बल्कि इसकी पोशाक भी, जो खास तौर पर डिजाइन की गई है। महिला परहेरियों के लिए जोधपुर बंद गला डिजाइन की गई वर्दी भारत के कई कीमती शिल्प रूपों का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में तैयार की जाती है। वर्दी के डिजाइन में राजस्थान के इतिहास के प्राचीन और सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया है। वर्दी को बनारस की जरदोजी के कपड़े के साथ 400 साल पुरानी डंका तकनीक से बनाया गया है। साथ ही मेवाड़ की शान पाग यानी पगड़ी भी इसका बड़ा आकर्षण होगी। इसी के साथ महिला शक्ति के कई और दमखम इस बार कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड में देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो हथियार के बेड़े की अगुवाई हो या फिर जवानों के मोटरसाइकिल पर होने वाले कर्तव्य महिला शक्ति की भागीदारी हो। कर्तव्य पथ पर ऐसी ही एक महिला अफसर इस बार आकाश के साथ दिखेंगी। I am actually feeling very great. It's a proud moment for me and my regiment both that we've been seeing the parade on the TV, and to be part of the parade and leading the Akash weapon system on Republic Day. It's a great feeling. I've been training for the last 1 year with the team, and my experience and my journey with the team is very good, memorable, amazing, and I'm being trained with the best of the best motorcyclists of the Indian Army. आधी आबादी का ये जज्बा बताने के लिए काफी है कि सेना में अपनी भूमिका निभाने वाली महिलाएं कर्तव्य को न केवल समझती हैं, बल्कि उनके लिए हुनर और साहस से नए रिकॉर्ड गढ़ने का दम भी रखती हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वक्त से पहले हिमालय में ग्लेशियर्स का पिघलना चिंता का सबब बनता जा रहा है। एक और ऊंचाई वाले इलाकों में पीने के पानी की कमी हो रही है, तो दूसरी ओर किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा। इन परेशानियों के बीच लद्दाख में ऐसे ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे हैं जो कुदरती नहीं है, इन्हें इंसानों ने इजाद किया है। बड़ी बात यह है कि इन ग्लेशियर्स का काम कुदरती ग्लेशियर्स जैसा ही है, लेकिन इसकी तकनीक अलग है। देखिए इस रिपोर्ट में। कुदरत की नेमत के बीच इंसान की लिखी एक ऐसी इबारत जो खूबसूरत है और बेहद पाकीज़ा भी, क्योंकि इसे संवारने का जिम्मा अब भी कुदरत के पास है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कलाकृति है या कोई फनकारी, लेकिन नहीं, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जिसे इंसान ने अपनी जरूरत के लिहाज से तैयार किया है। आर्टिफिशियल ग्लेशियरों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। दरअसल सर्दी के महीनों के दौरान जबकि तापमान लद्दाख क्षेत्र में -20 डिग्री तक चला जाता है और कई जगहों पर -30 से 40 भी जाता है और दिन में भी तापमान 0 से ऊपर नहीं आता है, तब ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और आइस स्तूपा जो हैं वो बनाए जाते हैं। दरअसल मेरे पीछे भी ये आइस स्तूपा जो है दिसंबर के महीने में बनना शुरू हो गया है। रात में इस पर पानी से स्प्रे होती है और वो पानी जो ही इस पर गिरता है वो जम जाता है और एक स्तूपा की शक्ल या ग्लेशियर की शक्ल लेता है। अगर आप 1 या 2 महीने के बाद इस पूरे परिसर को देखें तो यहाँ पर आपको बर्फ, सख्त बर्फ की एक पहाड़ नजर आएगी और वही आइस स्तूपा होगा। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके, खासकर ग्लेशियर के पास बसे गांवों में पीने के पानी का संकट होता है। वजह है यहाँ का लगातार कम तापमान, जो कि -30 डिग्री तक होता है। ऐसे में गांव वालों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ये वो गांव हैं जो 2700 मीटर से 4000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों पर मौजूद हैं। यहाँ बारिश भी मुश्किल से होती है। यही वजह है कि इन इलाकों में आइस स्तूप बनाने का काम तेज हो रहा है, ताकि इनके जरिए जरूरत का पानी लिया जा सके
जो कि न सिर्फ पीने के काम आए बल्कि इलाके में होने वाली खेती जैसे कि सब्जियां, सेब और दूसरी फसलों में भी इस पानी का इस्तेमाल हो सके। लद्दाख में मौजूद फ्यंग मठ के करीब बने इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के सहयोग से तैयार किया गया है। यहाँ पे सिर्फ हमने रिजर्व कुछ नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने क्ले लगाया था, क्ले और 2 बासगो क्ले करके दो क्ले है, उसमें हम वहीं पे रिजर्व करता है। तो यहाँ पे वैसा होता है, विलेज में होता है कि रिजर्वर बनाना, टैंक बनाना, तो उसके हिसाब से चलता है और हम चैनलिंग करता है। और एक होता है कि स्ट्रीम में ही बना लेते हैं, तबकि स्ट्रीम में ही जाता है, वो जो कितना भी पानी मेल्ट होता है वो स्ट्रीम में ही चले जाते हैं। इसे बनाने की टेक्निक भी खास है क्योंकि इसको बनाने का वक्त भी खास होता है। और इसे बनाने की तैयारियां क्या हैं, जरा ये भी समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है इसमें लाया जाता है, वहाँ नलों से लाके बोर वेल से या दूसरे पानी के साधनों से वहां से आके ये पानी जो है पाइप से इस लकड़ी के आरजी ढांचे पर छिड़का जाता है और वो फ्रीज हो जाता है और ये स्तूपा की शेप या आइस स्तूपा की शेप ये बर्फ फिर ले लेता है। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों का भले ही ये स्थायी समाधान न हो, लेकिन ये फौरी राहत और मदद करने वाला जरूर है, जो यकीनन इस इलाके में पानी की अनिश्चितताओं को कम करने में मददगार है। लद्दाख से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच आउटडोर एक्टिविटीज काफी कम हो गई हैं, लिहाजा इंडोर एंटरटेनमेंट के तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिससे लोग लुत्फ भी उठा सकें और अपनी सभ्यता संस्कृति से भी जुड़ सकें। घाटी की संस्कृति को सहेजने और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है जिसमें घाटी के कई कलाकारों ने हिस्सा लिया है और इन्हें देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से जिंदगी मानो ठहर सी गई है। जिंदगी की इसी बोरियत को खत्म करने की ये शानदार पहल है। कश्मीर की सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखने की ये एक कलात्मक कवायद है। कश्मीर अपनी पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के लिए जाना जाता है। घाटी के इसी समृद्ध अतीत को संरक्षित करने के लिए ये युवा सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। बढ़ चढ़कर नाट्य कलाओं में हिस्सा ले रहे हैं, संगीत और कला से जुड़ी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये पूरी दुनिया में बस सकाफत के लिए ही माना जाता है और हमारा मुनफरिद यहाँ का आर्ट है और मुझे जिस पे फख्र है, मैं उस सरजमीन से हूँ जहाँ हमारा बांड थिएटर है, जहाँ हमारा छकरी है, जहाँ हमारा बचनगमा है, जहाँ हमारी दमाली है और उन सब फनों का टैगोर हॉल के इस हॉल में सर्दियों में एहतमाम करना ये एक बड़ी बात है। कश्मीर के बच्चों को मौका मिलता है कुछ करने का और जैसे कि आज के प्रोग्राम में इतने सारी चीजें मतलब रफ हुआ और भी बहुत कल्चरल प्रोग्राम्स हुए तो बहुत अच्छा लगता है। एक इंसान, एक लड़का लड़की जो कश्मीर में बच्चे हैं सबको मौका मिलता है कुछ करने का, अपना टैलेंट दिखाने का। सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट समेत मनोरंजन की अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के बावजूद ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम युवाओं के बीच अपनी दखल रख रहे हैं। लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं जहां उन्हें खुद से जुड़ने का मौका मिल रहा है, अपनी विरासत को सहेजने की समझ मिल रही है। अगर कभी इंसान डिप्रेशन होता है तो कम से कम 1-2 घंटे ये फलक डांस हम देखेंगे तो उससे हमारा माइंड फ्रेश होता है। जम्मू कश्मीर लोक कलाकार संघ हर साल सर्दी के दिनों में श्रीनगर के टैगोर हॉल में अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। हालांकि इसकी रवायत घाटी के गांव-गांव में तब से चली आ रही है जब एक छत के नीचे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अस्तित्व में नहीं आया था।
बांड पत्थर पुरानी रवायत इसकी है कि ये इसी मौसम में, ठंडी के मौसम में, क्योंकि बाहर का मौसम जब होता था लोग बिजी होते थे, लेकिन ठंडी के मौसम में गांव-गांव जाके ये बांड फनकार अपनी परफॉर्में करते थे। उस टाइम कोई कल्चर इदारे नहीं थे, बाकी चीजें नहीं थे, तो लोगों की जो रोहन जहन था, लोगों का जो सिस्टम था, वो इन कलाकारों को हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाँव में बुलाते थे और ये ट्रेडिशनल कल्चर और हमारे लोग जो है बांड पत्थर वो वहां पे लोगों को दिखाते, तो इंटरटेनमेंट होता था। जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने, समझने और उसका आनंद लेने का ये आयोजन एक अहम जरिया है, जिसकी खुशबू पूरी घाटी में फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में घोषित की जाएगी। इसके लिए योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से गाड़ू घड़ी टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर के लिए रवाना हुई। इस गाड़ू घड़ी में भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को यात्रा के दौरान लगाए जाने वाला तेल रखा जाता है। ये परंपरा सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है। बसंत पंचमी के दिन भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की तिथि निश्चित होती है। उससे पूर्व जो गाड़ू घड़ा है, वो गाड़ू घड़ा जो सिमट स्थित नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर जाता है और पांडुकेश्वर से फिर नरेंद्र नगर में राजमहल में वो पहुंचता है और वहां पर तेल पिराई का कार्यक्रम होता है। बसंत पंचमी यानी ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना का पर्व। बसंत पंचमी की पूजा में अब बस गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में कलाकार देवी सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बिहार के छपरा में इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। देखिए, दुल्हन की तैयारी की जा रही है। प्रतिमाएं सरस्वती मां की हैं, जहां कलाकार प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के छपरा की है, जहां मूर्तियों को पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में कलाकार देवी सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। करीब 2 साल बाद इस बार धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस के अलावा इस बार एक और पूजा होने जा रही है। इस गुरुवार को बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाएगी। मूर्तिकारों ने इस बार करीब 5000 से अधिक प्रतिमाएं बनाई है, जिसकी कीमत लगभग 500 से लेकर 5000 तक है। छपरा के श्यामचक मोहल्ले में मूर्तिकारों के कई परिवार रह रहे हैं और उनकी पिछली 6 पीढ़ियां मूर्ति बनाने के व्यवसाय से जुड़ी हैं। परिवार के लगभग सभी सदस्य मिलजुल कर मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। इनकी मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति बनाने में मिट्टी, बांस, पुआल, जूट की रस्सी का उपयोग किया जाता है। वहीं मूर्तियों को रंगने के लिए हर्बल रंगों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि विसर्जन करने के दौरान सारा सामान पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इको फ्रेंडली इसलिए कि हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं वो मिट्टी का होता है और जो पुआल का होता है, सुतरी का होता है, उसमें जो कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन बाकी जगह हर जगह होता है। जो बंगाल से जो कारीगर आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मूर्ति बनाते हैं, वो जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। जो विसर्जन होने के बाद में मिट्टी तो गल जाता है, ठीक है, और कोई भी चीज हम लोग जो बनाते हैं वो गल जाता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी केमिकल होता है वो गलता नहीं। पूजा के लिए इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की मांग ज्यादा है, लिहाजा उम्मीद है कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से मंदी की मार झेल रहे मूर्तिकार इस बार अच्छी कमाई कर सकेंगे। अब रुख करते हैं यूरोप के देश क्रोएशिया का। इन दिनों वहां पर भीषण बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि वहां सड़कों पर जगह जगह बर्फ के पहाड़ बन गए हैं। चारों तरफ सफेद चादर बिछी है। सड़कें दिखनी बंद हो चुकी हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ के आगोश में समाई दिखी। लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों पर जमी बर्फ को हटाते हुए दिखाई दिए। मकानों के बाहर भी बर्फ के ढेर ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। ऐसे में लोगों ने खुद औजार अपने हाथों में उठा लिए ताकि रास्तों को साफ किया जा सके। इस बीच कुछ लोग इस बर्फबारी के दौरान मस्ती करते भी दिखाई दिए। दिल में अगर देशभक्ति हो तो उसे दिखाने के कई अच्छे जरिए भी हैं।
सहारनपुर के एक छोटे से गांव के एक ग्राम प्रधान और लोगों ने मिलकर अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाने के लिए ऐसा काम कर डाला कि उसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर दूर यूपी के सहारनपुर का ये चकवाली गांव है, जहां भारत के नक्शे के आकार का एक तालाब तैयार किया गया। गांव में भारत के नक्शे पर इस तालाब को बनाने की सोच ग्राम प्रधान के बेटे नकुल चौधरी की है। मकसद ये है कि गांव वालों के लिए काम में देशभक्ति की भावना दिखाई पड़े, इसलिए इस तालाब को भारत के नक्शे के आकार का बनवाया गया। गांव वालों को उम्मीद है कि दूर दराज से लोग उनके गांव में घूमने आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं अच्छी और सच्ची खबर। अक्सर शादी समारोह के दौरान खर्चे लाखों करोड़ों में होते हैं, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जनजातीय इलाके के लोगों ने कुछ हटकर फैसले लिए हैं। अब वहां ऐसे समारोहों में शराब पर पाबंदी रहेगी और दूल्हा दुल्हन के मुंह भी टॉफी से मीठा कराया जाएगा, यानी फिजूल खर्ची बंद। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये अलग अंदाज पहाड़ी संस्कृति की जान है। एक लाइन में खड़े होकर नृत्य करना, इसकी बात ही अलग है। और ऐसे महिलाओं का इस डांस में शामिल होना पहाड़ी संस्कृति को चार चांद लगा देता है। ये सब पहाड़ को खास बना देते हैं। ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, जहां अपने इस संस्कृति को बचाने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया गया। ये फैसला है शादियों में डीजे नहीं बजाने का। और तो और यहाँ अब आपको ऐसे समारोह के दौरान शराब भी नहीं मिलेगी। ये फैसला यहाँ के 6 गांवों ने मिलकर लिया है। संस्कृति के ऊपर हमारे 5 गाँव का एक पंगजिंगफू चुमचारू करके रीति रिवाज नीति नियम पर एक हमारी बैठक हुई, जिसमें हम अपने रंग संस्कृति को एक रूपता लाने के लिए हम लोगों ने अपने नीति नियम बनाए। ये गांव चीन सीमा के बेहद पास बसे हैं, यानी देश के बिल्कुल आखिरी सिरे पर है। लेकिन यहाँ के बाशिंदों ने हर किसी के लिए एक खास संदेश भेजा है। पहाड़ों में दहेज प्रथा पहले से ही नहीं है और अब वहाँ शादियों में टॉफियों से ही मुंह मीठा करवाया जाएगा। इसके अलावा इन सभी कार्यक्रमों में पारंपरिक गीत और वाद्य यंत्र ही बजाए जाएंगे। जनजातीय परंपरा है, उसके अनुसार शादी विवाह या अन्य जो भी संस्कार है बहुत सादगी से मनाया जाता है और शुद्धता के साथ मनाया जाता है। लेकिन बीच में कुछ समय में बाहरी संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण कुछ चीज़ों में संस्कृति में विकृति आ रही थी और लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे थे। और शादी विवाह आदि में भी बाहर की संस्कृतियों को कुछ लोग अपना रहे थे। उसको देखते हुए पंगजिंगफू सांस्कृतिक समिति, जो यहाँ के जो रिचुअल्स है जिसको हम लोग ठुमचारू बोलते हैं, उस पर जो है उसके सुधार के लिए एक बैठक किया गया। वही इन नियमों को न मानने पर यहाँ 55,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का भी नियम बनाया गया है। लोगों का कहना है कि इससे शादी में फिजूल खर्ची रुकेगी और अपनी परंपरा भी मजबूत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।